जय हिंद। आइए हम लोग एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जैसे कि हम लोगों ने राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 में पढ़ा। तो इक्वलिटी और समानता के साथ साथ कुछ अपवाद भी होते हैं, मतलब एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि आपको कभी कभी लगता है कि ये फंडामेंटल राइट तो दिया गया है लेकिन इसका वायलेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका वायलेशन नहीं होता है। और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो वो एक कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होते, कुछ अपवाद के तौर पे उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक साइंस का मैं उदाहरण देता हूँ, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल बट स्टिल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कुछ वैसे अपवाद होते हैं। तो एक्सेप्शन टू इक्वालिटी, ठीक है, कि जब हम समानता की बात करते हैं उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का जहाँ चर्चा हो रहा हो, वहाँ क्या क्या अपवाद हैं। कुछ लोगों को इम्यून किया गया है, कुछ कह सकते हैं एक्स्ट्रा प्रिविलेज देके, उसके पीछे भी एक कारण है। ठीक है, तो यहाँ रूल ऑफ इक्वलिटी जो है, ठीक है, वो नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस। मतलब कुछ ऐसे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जो आप एक एट ए ग्लेंस देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि नहीं, ये राइट टू इक्वलिटी का तो हनन है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। जैसे कुछ रिजर्वेशन की क्राइटेरिया होती है, तो आप तो बोल दे कि भाई कि उसे रिजर्वेशन मिला, उसे कम मार्क्स में ही सिलेक्शन हो रहा है, तो ये तो समानता के अधिकार के विपरीत है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, क्योंकि वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, और कह सकते हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है बहुत सालों तक जो है हम लोगों से पीछे रहे हैं, तो उसे समान लाने के लिए, उसे मैं कह सकते हैं कि पैरेलल पे खड़ा करने के लिए, सोसाइटी की मुख्य धारा में उसे प्रवेश दिलाने के लिए जरूरी है कि कुछ उन्हें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाए, कुछ उन्हें एक्स्ट्रा एज दिया जाए ताकि वो हम लोगों के समान आ सके। अब फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, कोई अगर 2 साल का बच्चा हो और 10 साल का बच्चा हो, दोनों में अगर एक कह सकते हैं कि प्रतियोगिता करा दी जाए, दौड़ प्रतियोगिता, तो 10 साल वाले जो बच्चे होंगे वो जीत जाएंगे, 2 साल वाले हार जाएंगे। लेकिन प्रतियोगिता तो तभी मानी जाएगी जब वो बराबर के साथ लोगों को, मतलब 10 साल वाले के 10 साल के साथ कराओ, 2 साल वालों के 2 साल के साथ कराओ, तो ये इक्वलिटी हो गया। ठीक उसी प्रकार को ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जैसे वुमेन्स को पंचायती राज में कुछ रिजर्वेशन दिया है कि वो कह सकते हैं, ठीक इसी प्रकार SC/ST कास्ट को भी कुछ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया दी गई है, तो दे आर फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो वो अपवाद है, वो एक प्रकार का एक्सेप्शन है, तो वही हम पढ़ेंगे कुछ एक्सेप्शन इसमें। देखिए, सबसे पहला अपवाद है, पहला एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भारत के कह सकते हैं सर्वेसर्वा या प्रमुख या फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, वो है प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है कुछ इम्यून किया गया है, कुछ इम्यूनिटी दी गई है, और गवर्नर को, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं हर एक स्टेट में, इंजॉय सम इम्यूनिटीज अंडर आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361 के तहत इन्हें कुछ इम्यूनिटी प्रदान की गई है। ठीक है, वह है नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज हिज फंक्शंस। जब ये अपने अधिकार क्षेत्र में, जो भी इनके अधिकार क्षेत्र में फंक्शंस हैं, इनके कार्य हैं, उसे अगर यह करते हैं तो इन्हें किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्याय या न्यायालय में इन्हें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। इनके द्वारा किए गए कामों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, या फिर कोई क्वेश्चन, उंगली तो जैसे क्रिटिसाइज करते हैं लोग गवर्नमेंट के, प्रेसिडेंट्स और गवर्नर की मूलतः लोग क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक उसी प्रकार गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर होती है। तो मुख्यतः यह जो पोस्ट है यह एंजॉय कुछ इम्यूनिटी, और कुछ हद तक जो है गवर्नर जो है स्टेट के हेड होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है पूरे के पूरे भारत के हेड हैं, जितने भी कार्य जो है इनके नाम पर ही मतलब किया जाता है। तो एक प्रकार से इन्हें कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है कि इन इमरजेंसी सिचुएशन जो है, कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति में ये जो है पूरे के पूरे, देखते हो जब आपातकाल लगता है तो प्रेसिडेंट हेड हो जाते हैं, या फिर जो गवर्नर जो हेड हो जाते हैं जब स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, तो वही हो गया इम्यूनिटी। जैसे इनके द्वारा किए गए कार्य, इनके जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, इनके द्वारा अगर जो कार्य किए जाते हैं तो कोई भी कोर्ट में से चैलेंज नहीं कर सकता। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वह भी इनके खिलाफ नहीं उठाया जा सकता जब तक इन्हें टेन्योर में रहते हैं, मतलब जब 5 सालों के लिए इनकी टेन्योर होती है तो 5 सालों तक
नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ये क्लियर हो गया। और आगे है नो अरेस्ट, इन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ठीक है, इन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। नो इम्प्रिजनमेंट, इन्हें जेल में भी बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्टेट के हेड होते हैं, इंडिया के हेड होते हैं, तो इनकी कुछ गरिमा है, इस पद की गरिमा है, इस व्यक्ति की गरिमा नहीं, इस पद की गरिमा है कि जो इस पद पे आसीन होते हैं उन्हें कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इम्यूनिटी का हिंदी होता है उन्मुक्ति, ठीक है, उन्मुक्त किया जाता है इन्हें कैद करने से, अरेस्ट करने से, ठीक है। और आगे है नो सिविल प्रोसीडिंग, इवन की सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं होंगे जब तक ये 5 साल अपने पद पे आसीन रहेंगे, तब तक कोई सिविल प्रोसीडिंग भी कोर्ट में इनिशिएट नहीं किया जा सकता इनके खिलाफ, ठीक है। और इसके कह सकते हैं ये जब पद से हट जाएंगे, मतलब 5 साल बाद, मान लेते हैं 5 साल का फिक्स टेन्योर होता है गवर्नर का भी, प्रेसिडेंट का भी, तो 2 महीने के बाद इनके खिलाफ फिर प्रोसीडिंग, जैसे ये आम जनता हो गए, जैसे कॉमन लोग होते हैं, लेकिन जब तक इस पद पे वो आसीन रहेंगे, ठीक है, टिल 5 ईयर्स टेन्योर तक इन पे जो है या इम्यूनिटी है, और या उन्मुक्ति के कारण इन्हें ना कोई कैद कर सकता है, ना कोई अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, ना कोई सिविल प्रोसीडिंग चलाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये एक अपवाद है, ये एबव लॉ नहीं है, ये कानून से ऊपर नहीं है। जो व्यक्ति विशेष है, कोई इंडिविजुअल, वो कानून से ऊपर नहीं है, बट जो पद है प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, पोस्ट है, गवर्नर राज्यपाल एक पोस्ट है, यह पोस्ट की गरिमा रखने के लिए यह प्रावधान संविधान में किए गए हैं। आगे नो पर्सन शैल बी लिएबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। आर्टिकल 361A, अनुच्छेद 361A। कोई भी पर्सन देखते हैं जो मीडिया वगैरह होते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, हमेशा सरकार को अगर कुछ भी होता है तो आलोचना करने में, सरकार से प्रश्न पूछने में तुरंत मीडिया एकदम माइक दौड़ के ले जाते हो, क्वेश्चंस पूछने में, तो उनकी जो पब्लिकेशन होती है, समाचार पत्र वगैरह होता है, मतलब मीडिया एक क्रांति ला सकती है, समाचार पत्र के जरिए क्रांति, मतलब लोगों को जागरूक कर सकती है, जागरूक करने की इनकी जो कॉन्सेप्ट है, या फिर अवेयर करने की, लोगों को सामने जो है सच्चाई लाने की। तो इनके न्यूज़पेपर, समाचार पत्र हो गया, ये रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, तो अनुच्छेद 361A के तहत इन्हें इम्यूनिटी प्रदान है कि इनके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल कोर्ट केस नहीं हो सकता अगर वे कुछ समाचार पत्र में जो है लिखते छापते हैं, बशर्ते कि वह सरकार की आलोचना करे, देश की नहीं। इसमें जो है थिन लेयर का डिफरेंसेस नहीं है, एक मेजर डिफरेंसेस है। कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य से व्यक्ति पकड़ सकता है कि आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं या राष्ट्र की आलोचना कर रहे हैं। अगर आप राष्ट्र और नेशन के अगेंस्ट जाते हैं, उस वक्त तो भाई आपको बंद कर देगी सरकार कि भाई अब देखो, स्वाभाविक सी प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है कि सरकार की आलोचना कोई भी करता है, क्रिटिसिजम्स का आपको अधिकार है, करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, करो, बोलो जो बोलना है। लेकिन उस क्षण जब बात राष्ट्र की हो, जब प्रश्न इस देश का उठता हो, तो उसके अगेंस्ट तो कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो वही है कि आपको सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, कि जब, क्योंकि वो फ्री एंड फेयर जो है समाचार को बोल सके। अब जैसे 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, इसके खिलाफ अगर जर्नलिस्ट को यह इम्यूनिटी नहीं प्रदान होता तो शायद वो न्यूज़पेपर में छापने से डरते कि भाई अगर मैं छापूँ और हमें सरकार बंद कर दे। तो जैसे इतने करप्शन के जो केसेस हैं, बहुत सारे मीडिया, एक नीरव मोदी बोल रहे हैं, ये तो खैर ये भी तो भगौड़ा है, ये पैसा लेके भागा। एक मूवी बनी थी कुछ बैंक घोटाले से ही लेकर, तो उसमें शायद उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट न्यूज़पेपर्स वगैरह का काम क्या है कि जो ऐसे चीज़ें हैं जो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जो एकदम पारदर्शित होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, और उसमें जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। बहुत सारे घोटाले सरकारों के द्वारा की जाते हैं, उसके मंत्रियों के द्वारा। कांग्रेस के पीरियड में कितने घोटाले हुए, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, मतलब घोटाले पे घोटाला। तो वो उसे अगर मीडिया बाहर ना लाए, अगर मीडिया डरती कि नहीं अगर हम इसे बाहर लाएंगे तो हो सके सरकार हमें बंद कर दे, कैद कर दे, जेल में डाल दे, तो इसी के लिए इन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाता है सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, सो डैट द न्यूज़पेपर्स,
media personals, radio and television journalists, they come with the truth in front of the audience or citizen of this country under Article 361A. आगे नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर्स जो है, ठीक है, जैसे संसद वगैरह हो गए या स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधान परिषद या विधानसभा होता है, ठीक है, और उसके जो मेंबर होते हैं एमएलए विधायक वगैरह, उन्हें भी जो प्रोसीडिंग होती है ना कोर्ट से, वो बाहर रखा गया है। किस परिस्थिति में? जो पार्लियामेंट में बहस होता है, जो पार्लियामेंट और संसद में चर्चा होता है, उस सदन में बोले गए कोई भी कथनों के ऊपर उन पर कोई भी कोर्ट में केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिएबल टू प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 105। अनुच्छेद 105 के तहत पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है एक प्रकार से यह, और पार्लियामेंटेरियन को यह इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में, ताकि जो है देखो, जब कानून बनता है तो उस वक्त पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी अपनी राय को रखते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, ठीक है। कोई विपक्ष वाले लोग सरकार की आलोचना भी करते हैं। उस परिस्थिति में सरकार को लगे भाई तुम मेरी आलोचना करो, चलो इसको उठा के अपोजिशन को जेल में बंद कर दो, जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा के किया था, सारे अपोजिशन को बंद कर दिया। तो इसीलिए उन्हें जो है यह इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है, उन्हें कुछ उन्मुक्ति दी गई है, कुछ सुरक्षा प्रदान किया गया है, और यह एक अपवाद है राइट टू इक्वलिटी में, कि भाई आप पार्लियामेंटेरियन हो गए तो आपको अपवाद मिलता है, मतलब 5 सालों के लिए ही, सदा के लिए नहीं कि एक बार आपने संसद बन गया तो सदा ताउम्र, नहीं, 5 सालों के लिए ही आपको जो है इस परिस्थिति में आप कुछ भी पार्लियामेंट में जो बोलते हैं बहस के दौरान, कोई चर्चा के दौरान, तो आपको सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से जो है वो, और कह सकते हैं कि 40 दिन, जब कह सकते हैं कि अभी जो पार्लियामेंट जैसे सेशन चल रही है तो 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक भी गिरफ्तारी नहीं होती है। बट अगर कोई ऐसा हीनियस क्राइम कर दे, कोई कुकृत्य अपराध कर दे, जैसे कोई भी पार्लियामेंट किसी का मर्डर कर दे, उस परिस्थिति में अगर कोर्ट या पुलिस चाहे तो जाके स्पीकर से परमिशन ले सकती है, और ऐसे हीनियस क्राइम में स्पीकर परमिशन दे भी देते हैं, ठीक है। वो अगर इंटरनली जांच कोई अगर बैठाएं, उसमें पाया गया कि हाँ, जैसे होते हैं पार्लियामेंट्रियन कमेटी वगैरह होती है, उसमें वो देखते हैं कि, और स्वाभाविक सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मीडिया में आने के बाद पता ही चल जाता, देखते हैं कि नहीं यह जो है बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, उस परिस्थिति में स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा के परमिशन देते हैं और उन्हें जेल जाना होता है, ठीक है, लेकिन परमिशन लेके, स्पीकर और चेयर पर्सन से परमिशन लेके। आगे है 31C, आर्टिकल 31C, एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, ठीक है। लॉ मेड बाय स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे किसी के लिए रिजर्वेशन देना, किसी वुमेन्स को मतलब कह सकते हैं कि एम्पावर करने के लिए उसके लिए कुछ रिजर्वेशन की क्राइटेरिया करना, या कोई दिव्यांगजन होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड, देखते हो एक प्रकार से आप देखो बहुत सारे दिव्यांगजन या फिर जो एबव 60 के होते हैं वो टिकट काउंटर पर उन्हें स्पेशल एक काउंटर बना दिया जाता है, पंचायत वगैरह में वुमेन्स को सीट रिजर्व्ड कर दिए जाते हैं, तो ये एक प्रकार से एक रिजर्व्ड कर देना, तो ये कह सकते हैं ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो कह सकते हैं कि सरकार को यह निर्देश देती है कि जब आप नियम कानून बना रहे हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो सोशियली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, देखो पॉलिटिकली इक्वलिटी सिर्फ एनफ नहीं है, उसमें हमें सामाजिक आर्थिक तौर पे भी हमें समानता इस्टेब्लिश करना होगा। तो उसके लिए जो पिछड़े लोग हैं या फिर जो कह सकते हैं गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल पीपुल हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्हें समाज में पैरेलल और समान स्तर पर लाने के लिए कुछ अपलिफ्टमेंट और कुछ एम्पावर्ड जो है मेजर्स और स्टेप लिए जाते हैं। उसी में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है कुछ जो कदम उठाए जाते हैं, उसे जो कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं मानना चाहिए। इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि व्हेन आर्टिकल 31C इन आर्टिकल 14 आउट, मतलब जब अनुच्छेद 31C इन करती है आती है, तब अनुच्छेद 14 जो है बाहर चली जाती है। यह सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का जो है यह एक कह सकते हैं कि जजमेंट है या स्टेटमेंट है। आगे है फॉरेन सोवरेन रूलर्स, जितने भी फॉरेन होते हैं ना, जो हर एक स्टेट में, जैसे हम अभी
अमेरिका का जो है एम्बेसडर भारत में होते हैं, भारत का भी एम्बेसडर अमेरिका में होते हैं। तो इस प्रकार हर एक देश के एक दूसरे देश में राजदूत वगैरह होते हैं। तो फॉरेन और सोवरेन रूलर्स हो गए, रूलर्स मतलब उसके शासक या फिर उसके एम्बेसडर, राजदूत वगैरह, ठीक है। कोई डिप्लोमेट हो गया, ठीक है। और ये लोग जो है इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इनके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाया जाता है। इनको अगर इन पर कोई शक होता है तो सरकार सीधे इन्हें देश से बाहर भेज देती है कि भाई आप निकल जाओ, ठीक है। फॉरेन सोवरेन रूलर्स, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट एंजॉय इम्यूनिटी ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये क्लियर हो गया। दूसरा है यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज, इसके बहुत सारे एजेंसीज हैं, जैसे WHO हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, तो पीस कीपिंग के मेंबर्स हो गए। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसी इंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कह सकते हैं उसे इम्यून रखा गया है, उन्मुक्त रखा गया है। तो एक्सेप्शन टू इक्वलिटी, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कि कुछ अपवाद के तौर पर राइट टू इक्वलिटी के कह सकते हैं कि इसे खिलाफ और अगेंस्ट नहीं मानना चाहिए। इस परिस्थितियों में जो है आप ऐसा नहीं कह सकते ये कि राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है या फिर राइट टू इक्वलिटी आपके जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन कर रही है। तो इस परिस्थिति में कुछ अपवाद के तौर पर हम जो है जाना, अगर कोई कोटेशंस या कोई कह सकते हैं ना कि एग्जाम में कहीं कोट करना हो या फिर कहीं कुछ अपवाद के तौर पे कोई उदाहरण देना हो तो हम ये सब सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पुट कर सकते हैं। एंड इट विल गिव एक्स्ट्रा मार्जिन, एक्स्ट्रा कह सकते हैं एज इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है। इट विल प्रोवाइड सम अनदर, और कह सकते हैं एक भी नंबर अगर अधिक मिल गए तो वो जो है एक एक करके जो है आपका आंसर राइटिंग और फिर आगे जो है जितने भी आंसर्स होंगे उसका मार्क्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक एक नंबर भी अगर बढ़ा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ ही चीज़ें जैसे आप सिंपल सा इधर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ इंडिया हो गए, फिर जर्नलिस्ट या न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, ठीक है, संपादक वगैरह जो हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पार्लियामेंट हो गए, फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह हो गए, या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखते हुए नियम कानून वगैरह बनाते हो गया, क्लियर। So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.